हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आज मचने वाला है तहलका। आर पार की तैयारी में अमेरिका और ईरान दोस्तों, ओमान की बैठक हुई फेल तो जल उठेगा मिडल ईस्ट। आपको बताएंगे क्या सऊदी अरब को परमाणु बम देगा पाकिस्तान। अब इसी पर मचा है तहलका दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 ने ईरान के बहाने खोला इस पर राज। इसका क्या असर पड़ेगा दोस्तों अपने भारत पर, और भारत कैसे करने वाला है इसमें हस्तक्षेप, सबसे पहले आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। इतना ही नहीं, वहीं अमेरिका रशिया महाशक्तियों के बीच आधी रात होने वाला है सबसे बड़ा समझौता। दो महाशक्तियां परमाणु कंट्रोल से आजाद होने जा रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आधी दुनिया खौफ में है। क्या है ये जानकारी, कैसे अचानक से वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज होने वाला है दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। वहीं भारत दौरे पर आ रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, राफेल जेट को लेकर क्या होने वाली है बड़ी डील, उससे भी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जिस खबर का हर किसी को था इंतजार। जी हाँ, बांग्लादेश चुनाव पर पहला ओपिनियन पोल सामने आ गया है दोस्तों। बीएनपी जमात की लड़ाई में मदारी बनेगी क्या तीसरी पार्टी, आखिरकार कौन छीनेगा मोहम्मद यूनुस की कुर्सी, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे राज्यसभा में भाषण से चुनावी राज्य बंगाल असम को साथ गए प्रधानमंत्री मोदी जी, जानकर आपको भी अचंबा होगा दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन खबर और भी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की वर्ल्ड्स बेस्ट कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध के चलते मिडल ईस्ट में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में महज कुछ ही घंटे बाकी है दोस्तों, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं पहले से ही आमने सामने आ चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीक्रेट बंकर का टारगेट लॉक कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ओमान की बैठक नाकाम रही तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खामेनेई के बंकर हमले का आदेश दे देंगे। उधर कतर, तुर्की और मिस्र की मध्यस्थता से कराई जा रही मीटिंग में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। बैठक की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी करेंगे, जिसमें ईरान की ओर से अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से जैरेड कुशनर व स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। हालांकि बैठक से पहले ही अरब सागर में अमेरिकी सैन्य बेड़े ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया दोस्तों। ये घटना दोनों पक्षों द्वारा बैठक से पहले अपनी सैन्य ताकत और इरादों का प्रदर्शन करने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ा दी है, जबकि ईरान ने भी मिसाइल परीक्षण और नया अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि ओमान में होने वाली इस मीटिंग की सफलता की गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच एजेंडे को लेकर गहरा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम पर भी चर्चा करे, लेकिन ईरान केवल परमाणु मुद्दे पर बात करने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि इस डील का निकलना मुश्किल है। दोनों मुल्कों का अड़ियल रुख ये साफ कर रहा है कि डिप्लोमेसी से ज्यादा सैन्य विकल्प हावी हो सकते हैं दोस्तों। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुजावी ने मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने न केवल अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया, बल्कि एक नए अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का उद्घाटन भी किया। मुजावी ने साफ कर दिया है कि ईरान जो है वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि दुश्मन की एक छोटी सी गलती उन्हें कार्रवाई की खुली छूट दे देगी और तब कोई भी अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान का दावा है कि उनके पास अमेरिका और उसके सहयोगियों को जलाने की पूरी क्षमता है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये वार्ता नाकाम हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, बता दे। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली वार्ता नाकाम होती है तो पश्चिम एशिया के कई देशों पर संकट गहराने का खतरा है। ईरान सीधे संघर्ष का सामना कर सकता है और उसके ऊपर आर्थिक तथा सैन्य दबाव बढ़ सकता है। सऊदी अरबिया और अन्य खाड़ी देश ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों से असुरक्षित महसूस करेंगे। इजराइल के लिए सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे क्योंकि ईरानी मिसाइल और सैन्य क्षमता सीधे उसके लिए चुनौती बन सकती है। इसके साथ ही इराक और सीरिया में अमेरिका ईरान टकराव का असर उनके आंतरिक स्थायित्व पर पड़ेगा। यमन और लेबनान में ईरान समर्थित समूह अस्थिरता फैलाने की संभावना बढ़ा
बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों वार्ता नाकाम होने से सैन्य टकराव, तनाव और क्षेत्रीय असुरक्षा बढ़ने का खतरा है। अगर कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो ईरान की न्यूक्लियर पावर के खिलाफ मिडिल ईस्ट को भड़का रहा है अमेरिका। सऊदी अरबिया के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। जी हाँ, ईरान ने ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, खामनेई सरकार अमेरिका के साथ बातचीत करने को राजी हुई है, लेकिन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की शर्त पर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने का दावा किया था, जो फुस निकला। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान के खिलाफ भड़काने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप शासन ने सऊदी अरबिया के कंधे पर रखकर बंदूक भी दागने की कोशिश की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में मैगिन कैली को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो सऊदी अरबिया अगले ही दिन परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। दोस्तों अमेरिका इसको बहाना बनाकर यानी सऊदी अरबिया के कंधे पर बंदूक रखकर ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है दुनिया को कि अगर हम नहीं रुके तो तुम्हारा पड़ोसी सऊदी भी परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाएगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक चैन रिएक्शन का डर पैदा करने की कोशिश है दोस्तों। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला आखिरकार कौन देगा? क्या पाकिस्तान देगा सऊदी को परमाणु बम? जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चौंकाने वाला ये स्टेटमेंट दिया है कि परमाणु हथियार अगर ईरान हासिल करता है तो सऊदी अरबिया भी 24 घंटों में परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। उनके इस बयान में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच हुए उस रक्षा समझौते का डर छिपा हुआ है जिसमें परमाणु छतरी का सीधा सीधा संकेत छिपा था दोस्तों, जो कि अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वेंस का ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते परमाणु खतरे और सऊदी अरबिया पाकिस्तान रक्षा समझौते यानी एसएमडीए की तरफ इशारा करता है। 2025 के इस पैक्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी परमाणु छतरी प्रदान कर सकता है। जहां ट्रंप प्रशासन ईरान को रोकने के लिए सैन्य विकल्प की बात कर रहा है, वहीं सऊदी अरबिया अब अमेरिकी निर्भरता से इतर पाकिस्तान की परमाणु तकनीक के जरिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करने की रणनीति पर चल रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सऊदी अरबिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दिया गया हालिया बयान वैश्विक राजनीति में हलचल मचा रहा है। वेंस ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि सऊदी भी पीछे नहीं रहेगा। जी हाँ, आपको सऊदी और पाकिस्तान के बीच का वो एसएमडीए संधि याद होगा दोस्तों, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के साए में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अब इसी को लेकर दोस्तों मिडिल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है। देखना ये होगा आज इस मीटिंग के बाद क्या बातें निकल कर सामने आती है। क्या अमेरिका के आगे ईरान मान जाता है या फिर ये वार्ता नाकाम होते ही जल उठेगा मिडिल ईस्ट? आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के जो क्षण है या दिन है वाकई में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती दोस्तों, अगली बेहतरीन खबर आपको बताते हैं। एक और वजह से आज आधी दुनिया खौफ में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दे बड़ी जानकारी, अमेरिका रूस महाशक्तियों के बीच आधी रात होने वाला है बड़ा समझौता दोस्तों। जी हाँ, दो महाशक्तियां परमाणु कंट्रोल से आजाद होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आधी दुनिया खौफ में है। आज रात दुनिया की आखिरी बड़ी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि यानी न्यू स्टार्ट अपनी कानूनी समय सीमा पूरी कर रही है, जिसके बाद अमेरिका और रशिया को अनियंत्रित परमाणु युद्ध से रोकने वाले नियम खत्म होने वाले थे। वहीं अब अबू धाबी की धरती पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच कूटनीतिक उम्मीद फिर से जागी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश इन संधियों को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यूएई में रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले 24 घंटों से चल रही मैराथन बैठकों के बीच अमेरिका और रशिया ने भी न्यू स्टार्ट संधि पर बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संकेत मिल रहे हैं कि दोनों महाशक्तियां इस संधि को पूरी तरीके से खत्म होने से बचाने के लिए एक अंतरिम डील के करीब हैं। 2010 में साइन की गई न्यू स्टार्ट संधि शीत युद्ध के दौर की संधियों की उस लंबी विरासत की आखिरी कड़ी है, जिसने पिछले 5 दशकों से दुनिया को एक अनियंत्रित परमाणु युद्ध से बचाए रखा है। ये संधि अमेरिका और रशिया को अधिकतम 1550 तैनात रणनीतिक परमाणु वॉरहेड तक सीमित रखती है। दोस्तों यदि ये संधि आज रात समाप्त हो जाती है तो इतिहास में पहली बार दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के शस्त्रागार पर कोई कानूनी बंधन नहीं रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके अभाव में अविश्वास और गलतफहमी इतनी बढ़ सकती है कि दुनिया फिर से एक खतरनाक हथियारों की होड़ में झोंक दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसमें संधि की सीमाओं को अगले 6 महीनों तक स्वेच्छा से माना जाएगा। अगर इस संधि को लेकर कोई समझौता होगा तो वो अस्थायी नहीं होगा। अमेरिकी कानून के अनुसार सीनेट की मंजूरी के बिना इसे औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसीलिए ये एक अनौपचारिक फैसला समझा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इसी महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले देश का रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के 3,25,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। भारतीय वायुसेना के इस प्रस्ताव को पिछले महीने डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने शुरुआती मंजूरी दी थी। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस प्रस्ताव पर अगले सप्ताह रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग में चर्चा होने की संभावना है। इसी क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना अभी सिर्फ लगभग 30 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही है, जबकि उसकी मंजूर संख्या 42 स्क्वाड्रन है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच और पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों से खतरे का अंदाजा अब और ज्यादा बढ़ गया है। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना को लंबे समय तक 4.5 जनरेशन बोले तो 4.5G प्लस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। दोस्तों, डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में से लगभग 80% भारत में ही बनाए जाने की योजना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स को 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इनमें से अधिकतर फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट और भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के सहयोग से भारत में ही बनाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट किस काम आते हैं, मेनली किस काम आते हैं? बिना गूगल के जवाब दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं कौन सही सटीक जवाब देता है। वही डील पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास 150 राफेल विमानों का बेड़ा होगा। साथ ही इंडियन नेवी के पास 26 विमान होंगे जो फ्रेंच विमानों का एयरक्राफ्ट कैरियर कंपैटिबल वर्जन होगा। फ्रेंच राष्ट्रपति के 18 फरवरी को AI समिट के लिए दिल्ली में होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश चुनाव पर पहला ओपिनियन पोल आया सबके सामने। क्या कहती है ये ओपिनियन पोल, बता दे। बांग्लादेश के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। यूनुस के राज में इस देश में फैली अराजकता थू की वजह बन गई है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग और मॉब लिंचिंग हो रही है। चुनावी कैंडिडेट की हत्या की जा रही है। ऐसे माहौल में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने की डेट्स फाइनल है। ये आम चुनाव अब तक के सबसे अनिश्चित और ऐतिहासिक चुनाव माने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में D-Day से पहले हाल ही में बांग्लादेश चुनावों का पहला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि जमात इस्लामी और BNP कहां पर खड़े हैं। बता दें, बांग्लादेश में अगले हफ्ते होने वाले चुनावों को लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप यानी ICG और हालिया ओपिनियन पोल्स ने कहा है कि शेख हसीना की अवामी लीग के बैन होने के बाद ढाका का चुनावी मैदान अब BNP बोले तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच सिमट कर रह गया है। इस ओपिनियन पोल में कौन फिलहाल आगे चल रहा है, आपको बता दें। न्यूज एजेंसी NI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सर्वेक्षणों में BNP को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन जमात इस्लामी की बढ़ती लोकप्रियता ने मुकाबले को उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा बना दिया है। वहीं कट्टरपंथी जमात इस्लामी का घोषणा पत्र में भारत और हिंदू वोटर्स पर क्या लिखा गया आपको बता दें। बांग्लादेश की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी ने 2026 के आम चुनावों से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जमात ने घोषणा पत्र में पार्टी के पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने का वादा किया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए भी कई वादे किए हैं। खासकर हिंदू समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व देने का भी वादा किया। जमात इस्लामी ने पड़ोसी देश के साथ यानी भारत के साथ खास करके बेहतर संबंध बनाने का वादा किया। जमात ने भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड जैसे पड़ोसी और निकटवर्ती देशों के साथ आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का वादा किया। जमात इस्लामी ने कहा है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना उसकी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता होगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार को रोकने में विफलता के आरोपों के बीच और चूंकि कई क्षेत्रों में हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीतिक दल ने घोषणा पत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि मंत्रिमंडल देश की विविधता को दर्शाएगा और इसमें धार्मिक व जातीय समुदायों तथा ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन वहीं दोस्तों, हिंदुओं, महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए गए इस वादों को कई लोग जो है बांग्लादेश में महज दिखावा और चुनावी रणनीति मान रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले ही ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे वादे किए जा रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं जमात इस्लामी पार्टी ने हिंदुओं के प्रति समर्थन दिखाया? जब उन पर अत्याचार हो रहा था तब क्यों नहीं खुलकर हिंदुओं के लिए सामने आए? अब जब चुनाव होने वाला है और उनको सख्त से सख्त वोटिंग की आवश्यकता है, तो क्यों वो हिंदुओं के प्रति प्यार और भावना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, क्या आपको भी ये कहीं ना कहीं फेक और दिखावा ही लग रहा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
पुष्कर में इजरायल विरोधी पोस्टर चिपकाने पर भारत ने ब्रिटिश पर्यटकों को देश से निकाला तो खुश हो गए इजरायली, जमकर कर दी तारीफ। जी हां, पर्यटन वीजा पर भारत आए 2 ब्रिटिश नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने पुष्कर में सार्वजनिक स्थानों पर फलस्तीन के समर्थन और इजरायल विरोधी स्टिकर चिपकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल पाते हुए राजस्थान पुलिस ने दोनों ब्रिटिश पर्यटकों को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई ने इजरायलियों को खुश कर दिया। दोस्तों, इजरायल के कई सोशल यूजर्स ने इस कदम की खुले दिल से सराहना की, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। अगली खबर बता दे, शहबाज शरीफ की मजबूरी तो देखो, खर्चे के लिए गिरवी रखा ईमान, अब भारतीयों के आगे पिछ गए। दोस्तों, आधिकारिक दौरे को बना दिया जुलूस। बता दे क्या है ये खबर। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ही उनके ही देश पाकिस्तान में सार्वजनिक रूप से बता दिया था कि कर्जा मांगना कितना मुश्किल काम होता है। आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। उनका कहना था कि आपको सिर झुकाना पड़ता है और कर्ज देने वाले की बात भी माननी पड़ती है। वहीं अब इस बात का सबूत भी उन्होंने दे ही दिया। जी हाँ, वे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के हालिया पाकिस्तान दौरे में जिस तरह उनके स्वागत में बिछे हुए दिखे, वो उनकी मजबूरी बयां करता है। घोड़ों की सवारी, स्कूली बच्चों की कतारें, बड़े बड़े बैनर और पूरा सरकारी तामझाम सिर्फ और सिर्फ अजय बंगा को खुश करने के लिए था। दोस्तों, भारतीय मूल के अजय बंगा सिख समुदाय से आते हैं जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। आमतौर पर अपने अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू और सिख समुदाय के साथ पाकिस्तान इस तरह का व्यवहार नहीं करता। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कई गुरुद्वारों को धार्मिक स्थलों की तरह नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति की तरह देखा जाता है। ऐसे में अजय बंगा के लिए किया गया शाही स्वागत सिख समुदाय ही नहीं पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को हैरान करने वाला है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की यह गर्मजोशी उसके गहरे आर्थिक संकट से जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता के बीच विश्व बैंक प्रमुख को खुश करना इस स्वागत का असली मकसद माना जा रहा है। यह बात सिख समुदाय के सम्मान या ऐतिहासिक न्याय की नहीं बल्कि पैसों और मदद की है। यह विरोधाभास तब और साफ होता है जब गोपाल सिंह चावला का मामला सामने आता है। कभी भारत के खिलाफ खालिस्तान प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए चावला पिछले 3 साल से निगरानी और लगभग नजरबंदी में है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि ये एक संदेश है कि जब तक कोई अल्पसंख्यक राज्य के काम आता है तब तक आजादी है, वरना पाबंदियां ही पाबंदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि अपना काम निकालने के लिए गधे को भी फादर बनाना पड़ता है। वही हाल है आज शहबाज शरीफ का। इस खबर से क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या तुर्की बनेगा ब्रिक्स का मेंबर, चीन में नए सिरे से कवायद शुरू। जी हां, ब्रिक्स में शामिल होने की तुर्की की महत्वाकांक्षा एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2024 में औपचारिक आवेदन देने के बावजूद तुर्की को पूर्ण सदस्यता नहीं मिल पाई थी और उसका मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब चीन में नए राजदूत की नियुक्ति के साथ अंकारा ने दोबारा सक्रिय कूटनीतिक कोशिशें शुरू कर दी हैं। तुर्की ने सेलकुक उनाल को चीन में नया राजदूत नियुक्त कर साफ संकेत दिया है कि वो बीजिंग के साथ रिश्तों को और गहराई देना चाहता है। चीन पहुंचने के बाद उनाल ने व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता बताया। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास मजबूत करने और संवेदनशील मुद्दों पर संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये कूटनीतिक सक्रियता ऐसे समय पर सामने आई है जब वैश्विक राजनीति में पश्चिमी देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच खींचतान बढ़ रही है। ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रभावशाली समूह माना जाता है, जिसमें फिलहाल ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, ईरान, यूएई, इथियोपिया और इंडोनेशिया शामिल है। तुर्की का मानना है कि ब्रिक्स में शामिल होकर वो वैश्विक आर्थिक फैसलों में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है, साथ ही पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करके बहुपक्षीय विदेश नीति को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर बता दें, यूएस EU से ट्रेड डील के बाद मलेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए क्यों है ये अहम दौरा, बता दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आधिकारिक 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया जाएंगे। पीएम मोदी अपना दौरा 7 से 8 फरवरी के बीच करेंगे। इस दौरान वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान मलेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे और मलेशियाई फोरम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया में यह तीसरा दौरा होगा। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। दोनों देश वर्तमान में सभ्यतागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों में लंबे समय से मित्रता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लंबे समय से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। लगभग 29 लाख लोग भारत के मलेशिया में रहते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय का आंकड़ा है। इसी वजह से दोनों देशों में संबंध और मजबूती से आगे बढ़े हैं। इतना ही नहीं दोस्तों,
वहीं पीएम मोदी जी के मलेशिया दौरे के दौरान जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, जाकिर नाइक को भारत लाने के बारे में सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इस दौरे के दौरान सभी मुद्दों पर बात होगी। हमने पिछले दौरों में भी अलग अलग लेवल पर इन मुद्दों पर बात करने के मौके मिले। जब तक सभी टेक्निकल प्रोसेस पूरे नहीं हो जाते हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें मनचाहा नतीजा मिलेगा। यानी अब क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत इस चीज में भी सफलता हासिल करेगा। जाकिर नाइक को, इस भगौड़े को मलेशिया से कॉलर पकड़कर खींचकर भारत लाया जाएगा। जी हाँ, वो दिन भी जल्द आने वाला है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा में भाषण से चुनावी राज्य बंगाल असम को कैसे साध गए प्रधानमंत्री मोदी जी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में चुनावी राज्य बंगाल और असम का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने जहां बंगाल की सरकार को निर्मम बताया, वहीं असम के भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर उनका अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री लोकसभा में चेयरपर्सन पैनल के सदस्य बीजेपी सांसद दिलीप सौकिया को लेकर विपक्ष पर असम का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गिरेबान में देखें। उन्होंने कहा कि निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें नए नए रिकॉर्ड बनाती रही है और उनके नेता यहाँ उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी निर्मम सरकार के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहाँ से गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है, पर हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो उनका हक छीन रहे हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा रवनीत बिट्टू सिख है, इसीलिए राहुल गांधी ने गद्दार कहा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा क्योंकि वो सिख है। उन्होंने कहा कि यह सिखों का अपमान है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल जो हुआ, कांग्रेस के युवराज जिनका शातिर दिमाग है, उन्होंने सदन के एक सांसद को ट्रेटर यानी गद्दार कहा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अहंकार चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले किसी और को गद्दार नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वे एक सिख हैं। यह सिखों का अपमान था, गुरुओं का अपमान था। यह सिखों के प्रति उसे नफरत का इजहार था जो कांग्रेस में भरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि रवनीत बिट्टू उस परिवार के सदस्य हैं जिसने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो देंगे। वही बड़ी खबर आपको बता दें, आज 30,000 हुई सस्ती चांदी, सोना भी टूटा। एमसीएक्स पर मची अफरा तफरी। कीमती धातुओं के बाजार में अचानक बड़ी हलचल देखने को मिली। 5 फरवरी की अगर बात करें तो 5 फरवरी की रात करीब 8 बजे तक एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को जहां इन धातुओं में जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, वहीं महज 24 घंटे के भीतर तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोना करीब 3,000 रुपए लुढ़क कर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं मार्च वायदा के लिए चांदी की कीमत में करीब 32,000 रुपए की गिरावट आई और ये 2,36,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर आधारित ईटीएफ में भी 2 अंकों की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, इस गिरावट के पीछे विशेषज्ञ इसको अंतर्राष्ट्रीय वजह जिम्मेदार बता रहे हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी उम्मीदों में बदलाव है। फेड के अगले चेयरमैन के तौर पर केविन नॉर्स का नाम सामने आने के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ी, जिससे डॉलर मजबूत हुआ। मजबूत डॉलर का सीधा असर सोने चांदी जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों पर पड़ा। इसके अलावा ट्रेडर्स भी सतर्क नजर आए। बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेशक हल्की तेजी पर ही मुनाफा वसूली करने लगे, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसी बीच दोस्तों, ये थे भी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।